हेलो स्टूडेंट्स, मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। बीएससी थर्ड ईयर की लास्ट क्लास की वीडियो में यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी थी। आज मैं यूनिट थर्ड स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस धातु संकुलों में स्थायित्व शुरू कर रहा हूँ। धातु संकुलों में स्थायित्व से यहाँ पे पहले किसी यौगिक के स्थायित्व से क्या अभिप्राय है, तो वो यौगिक अपने अवयवी तत्वों की तुलना में कितना अधिक स्थायी है। यदि किसी यौगिक के बनते समय अपने अवयवी तत्वों की तुलना में यदि यौगिक ज्यादा स्थायी है तो उस यौगिक के बनने की पॉसिबिलिटी अधिक होगी। इसी प्रकार यहाँ पे संकुल यौगिकों में भी संकुल यौगिक धातु आयन तथा लिगेंडों की तुलना में यदि अधिक स्थायी है तो उसके बनने की भी पॉसिबिलिटी अधिक होती है। संकुल यौगिकों का स्थायित्व दो प्रकार का होता है। यहाँ पे इनका स्थायित्व दो प्रकार का है, जिनको दो अलग अलग भागों में बांटते हैं। पहला है यहाँ पे उष्मागतिक स्थायित्व, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। यदि कोई यौगिक उष्मागतिक स्थायी है अर्थात उस यौगिक की एंथैल्पी का मान ऋणात्मक है, यानी यौगिक बनने के दौरान उसकी एंथैल्पी परिवर्तन है वो नेगेटिव हुआ है, तो वो यौगिक है वो उष्मागतिक रूप में यानी थर्मोडायनेमिक स्टेबल होगा। उष्मागतिक स्थायित्व के अनुसार संकुल यौगिक जो है वो स्थायी या अस्थायी होते हैं। दो प्रकार के, स्थायी और अस्थायी। उष्मागतिक स्थायित्व साम्य अवस्था में किसी संकुल के निर्माण की सीमा को बताता है। उष्मागतिक स्थायित्व के द्वारा इक्विलिब्रियम में ये संकुल की निर्माण की सीमा को बताया जाता है। तो कैसे बताया जाता है, एक एग्जांपल द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है जो संकुल MLN तथा इसके अवयवों धातु आयन M तथा लिगेंडो L के मध्य साम्य जो दिखा हुआ है वो निम्न प्रकार से है। ये आपको इसका साम्य दिख रहा है, इक्विलिब्रियम मेटल आयन और लिगेंडो के बीच, और यहाँ पे अभिक्रिया करके संकुल यौगिक बन रहा है और संकुल यौगिक अपघटित होकर के यहाँ पे वियोजित होकर के कुछ भी कहो तो यहाँ पे ये मेटल आयन और लिगेंडों में टूट रहा है। तो यह साम्य अवस्था की स्थिति के अंदर यदि जो उपरोक्त अभिक्रिया दिख रही है इसमें साम्य अग्र दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो संकुल स्थायी होगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में साम्य है तो संकुल यौगिक बनने की पॉसिबिलिटी अधिक होगी और संकुल स्थायी होगा। तथा साम्य यदि बैकवर्ड डायरेक्शन में है, पश्चिम दिशा में है, तो संकुल अस्थायी अनस्टेबल होगा और पश्चिम दिशा में संकुल का स्वतः अपघटन बता रहा है। यहाँ पे जो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर साम्य है तो उस स्थिति के अंदर यहाँ पे स्वतः अपघटन होता है, अर्थात संकुल अस्थायी है, अतः संकुल धातु आयन और लिगेंडों में वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे थर्मोडायनेमिक जो स्टेबिलिटी है उससे यहाँ पे संकुल के स्थायित्व के बारे में यहाँ पे पता लगता है कि संकुल कब स्थायी है और कब अस्थायी है। इक्विलिब्रियम यदि बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो संकुल अस्थायी है, और यदि इक्विलिब्रियम यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो संकुल यहाँ पे स्थायी होता है। सेकंड टाइप है यहाँ पे गतिक स्थायित्व का, काइनेटिक स्टेबिलिटी। गतिक स्थायित्व साम्य अवस्था में अभिक्रिया की गति या वेग को प्रदर्शित करता है। गतिक स्थायित्व इक्विलिब्रियम के अंदर अभिक्रिया की कितनी गति है और वेग को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर संकुल को स्थायी या अस्थायी के स्थान पर क्रमशः अक्रिय यानी इनर्ट या अस्थिर यानी चंचल यानी लेबल शब्द से परिभाषित करते हैं। यहाँ पे जैसे वहाँ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के अंदर संकुलों को स्थायी और अस्थायी दो भागों में बांटा गया था, इसी प्रकार यहाँ पे जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है इसमें अक्रिय यानी इनर्ट और अस्थिर या चंचल जिसको लेबाइल दो अलग अलग भागों में यहाँ पे भी बांटा गया है, जिनको यहाँ पे हेनरी टॉब ने परिभाषित किया है। इन दोनों को हेनरी टॉब के अनुसार जो संकुल 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 मिनट में अभिक्रिया पूर्ण कर लेते हैं उन्हें चंचल या अस्थिर यानी लेबल संकुल कहते हैं, और जो संकुल अभिक्रिया पूर्ण करने में 1 मिनट से ज्यादा समय लेते हैं उन्हें अक्रिय यानी इनर्ट संकुल कहते हैं। ये
हेज़ेटॉब की परिभाषा थी। ये क्वेश्चन आता है इनर्ट कॉम्प्लेक्स और लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या है, परिभाषित कीजिए। तो यहाँ इनकी परिभाषा हेज़ेटॉब की दी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस प्रकार जो संकुल तेजी से अपने लिगेंडों का दूसरे लिगेंडों से प्रतिस्थापन कर लेते हैं चंचल कहलाते हैं। यानी जिस संकुल यौगिक के अंदर जो लिगेंड है वो दूसरे लिगेंडों के द्वारा जल्दी से यानी तीव्र गति से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो ऐसे संकुलों में वो चंचल यानी कि लेबाइल संकुल कहलाते हैं। इसके विपरीत जिन संकुलों में लिगेंडों का प्रतिस्थापन धीमा होता है उन्हें अक्रिय यानी इनर्ट संकुल कहते हैं। इस प्रकार एक उष्मागतिक स्थायी संकुल गतिक रूप से चंचल या अक्रिय हो सकता है। यानी ये कोई कभी आवश्यक नहीं होता है उष्मागतिक जो स्थायी है वो गतिक रूप से यहाँ पे हमेशा अक्रिय ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी उष्मागतिक जो स्थायी संकुल है वो गतिक रूप से चंचल भी हो सकता है और अक्रिय भी हो सकता है, यानी इनर्ट भी हो सकता है और लेबाइल भी हो सकता है। साथ ही एक उष्मागतिक अस्थायी संकुल है जो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, लेकिन साधारणतः वो संकुल यौगिक चंचल तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी कभी है वो अक्रिय भी हो सकते हैं। इन थर्मोडायनेमिक यहाँ पे अनस्टेबल जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो सामान्यता की बात करें यहाँ पे तो वो चंचल यानी कि लेबाइल होते हैं, लेकिन कभी कभी वो है वो इनर्ट यानी अक्रिय भी हो सकते हैं। तो ये कभी जरूरी नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि उष्मागतिकी अस्थायी है वो हमेशा चंचल ही होगा, कभी कभी वो अक्रिय भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आगे देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है आयन। इस संकुल आयन की बात करें तो ये उष्मागतिक रूप से अस्थायी होते हुए भी अम्लीय विलयन में गतिक रूप से अक्रिय होता है। ये जो संकुल दिख रहा है ये यहाँ पे थर्मोडायनेमिक की ये अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, लेकिन ये अम्लीय माध्यम के अंदर गतिज रूप से अक्रिय यानी इनर्ट होता है। इसी प्रकार यहाँ पे ये जो निकल का साइनो लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स आयन दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स आयन भी उष्मागतिक रूप में स्थायी है। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन दिख रहा है ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, लेकिन गतिज रूप से लेबाइल है, चंचल होता है, क्योंकि विलयन में ये संकुल अपने बंधित जो साइनाइड लिगेंड है उन साइनाइड लिगेंडों का विलयन में उपस्थित समस्थानिकीय चिन्हित जो साइनाइड लिगेंड है उनसे तीव्र गति से विनिमय यानी एक्सचेंज करता रहता है। किस प्रकार से होता है तो आगे आप इस रिएक्शन के अंदर दिख रहे हैं कैसे इक्विलिब्रियम में यहाँ पे ये संकुल आयन जो दिख रहा है ये यहाँ पे कार्बन जो 14 है यानी समस्थानिकीय चिन्हित जो कार्बन 14 वाले साइनो लिगेंड है ये यहाँ पे प्रतिस्थापित हो जाएंगे, यानी ये प्रतिस्थापित कर देंगे इन साइनो कार्बन 12 वाले साइनो लिगेंडों को, और इस प्रकार से यहाँ पे ये बन रहा है जो संकुल आयन जिसके अंदर कार्बन 14 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक्सचेंज होता रहता है इनका लिगेंडों का। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये यौगिक गतिज रूप से चंचल यानी लेबाइल होता है, लेकिन उष्मागतिक रूप में ये स्थायी होता है। आगे देखता है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि गतिज रूप से अक्रिय संकुल आवश्यक नहीं कि उष्मागतिक रूप से भी स्थायी हो, साथ ये भी आवश्यक नहीं कि गतिज रूप से चंचल संकुल उष्मागतिक रूप से अस्थायी हो। संकुलों का स्थायित्व अभिक्रिया ऊर्जा पर निर्भर करता है, जबकि संकुलों की चंचलता है वो सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी पर निर्भर करती है। यानी संकुलों का जो स्थायित्व है उसका पता तो यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन जो है अभिक्रिया ऊर्जा से पता लगेगा कि एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो यदि नेगेटिव है तो
कह सकते हैं कि संकुल यौगिक जो बन रहा है वो स्थायी संकुल यौगिक बन रहा है। और संकुलों की चंचलता की बात करें तो वो उनकी सक्रियण ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है। जिन संकुलों के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा वे संकुल आसानी से बन जाएंगे, यानी तीव्र गति से बनेंगे, अभिक्रिया का वेग अधिक होगा और इस स्थिति में उनकी चंचलता अधिक होगी। आगे यहाँ पे धातु संकुलों का उष्मागतिक स्थायित्व, इसको यहाँ पे विस्तृत में अध्ययन करेंगे। इसका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। स्थायित्व शब्द का अभिप्राय यहाँ पे उष्मागतिक स्थायित्व से ही होता है और किसी संकुल का स्थायित्व स्थिरांक जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट के द्वारा समझा जा सकता है। जिन संकुल यौगिकों के लिए स्थायित्व स्थिरांक है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, उसका मान अधिक है तो वो संकुल यौगिक अधिक स्थायी होंगे और जिन यौगिकों के लिए इसका मान कम होगा वो यौगिक कम स्थायी होंगे। तो स्थायित्व स्थिरांक की गणना करने से पूर्व निम्न दो बिंदुओं को यहाँ पे समझना आवश्यक होता है। इसमें फर्स्ट यहाँ पे है कि साम्य अवस्था स्थिरांक जो K है उसकी गणना करते समय अभिकारकों यानी रिएक्टेंट तथा उत्पाद यानी प्रोडक्ट की जो सक्रियता है, एक्टिविटी है, के स्थान पर उनकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन का उपयोग करते हैं। सक्रियता के स्थान पर यहाँ सांद्रता का उपयोग किया जाता है। अब इनमें क्या संबंध है? संबंध ये है कि सक्रियता बराबर सांद्रता इंटू सक्रियता गुणांक गामा, यानी एक्टिविटी बराबर कंसंट्रेशन इंटू एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये इनके बीच में संबंध होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत तनु विलयनों के लिए सक्रियता गुणांक का मान 1 यानी यूनिट होता है, 1 माना गया है। जो बहुत तनु यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन है उनके लिए यहाँ पे सक्रियता गुणांक है उसका मान 1 माना गया है। और इस स्थिति के अंदर यहाँ पे सक्रियता गुणांक यदि 1 होता है तो 1 को यहाँ सांद्रता से मल्टीप्लाई करेंगे तो सांद्रता ही रह जाएगा, अर्थात यहाँ पे सक्रियता बराबर सांद्रता हो जाएगी। और इस स्थिति के अंदर यहाँ पे सक्रियता के स्थान पर सांद्रता का भी उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ अभिक्रिया का विलयन अति तनु माना गया है, अतः सक्रियता तथा सांद्रता समान हो जाती है, इसलिए यहाँ पे सक्रियता के स्थान पर सांद्रता का उपयोग किया जाता है। सेकंड, यहाँ पे संकुल बनते समय धातु आयन तथा लिगेंडों के बीच होने वाली अभिक्रिया का माध्यम सामान्यतः जलीय होता है, अतः धातु आयन जल योजित हो जाता है। यानी यहाँ पे संकुल बनने के दौरान धातु आयन और लिगेंडों के बीच जो होने वाली अभिक्रिया है वो सामान्यतः जलीय माध्यम में होती है और इस स्थिति के अंदर धातु आयन है वो क्या हो जाता है? जल योजित हो जाता है। ये दिखा रखा है यहाँ पे, जैसे धातु आयन जल योजित हुआ है, इसके साथ में जल के अणु जुड़े हुए हैं। और ये अभिक्रिया किस प्रकार से दर्शाई गई है? तो यहाँ पे ये जल योजित धातु आयन है और इसकी अभिक्रिया यहाँ पे जलीय माध्यम के अंदर किससे हो रही है? लिगेंडों से हो रही है। और लिगेंडों से होने के बाद यहाँ पे ये धातु संकुल बन रहा है, यानी लिगेंड जुड़ रहे हैं और किसको हटा रहे हैं या प्रतिस्थापित कर रहे हैं? यहाँ पे जल के अणु यानी एक्वा को हटा रहे हैं और यहाँ लिगेंड जो है वो जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जल योजित जो धातु आयन है वो यहाँ से मेटल कॉम्प्लेक्स यानी संकुल यौगिक के अंदर बदल रहा है। लेकिन उपरोक्त अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिखते समय ऐसे नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे जल योजित जो धातु आयन है उसमें जल के अणुओं को नहीं दर्शाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ केवल एम या धातु आयन को ही लिखेंगे और इसके साथ में यहाँ पे एन लिगेंड है और इस प्रकार यहाँ पे ये MLN यानी धातु संकुल बन रहा है। यहाँ जल योजित धातु आयन के स्थान पर सिर्फ धातु आयन ही लिखते हैं। यही मैं कह रहा था अभी कि यहाँ पे जल योजित जो धातु आयन है ये जो दिख रहा है उसके स्थान पर केवल यहाँ पे सिर्फ धातु आयन ही लिखते हैं। इसके निम्न कारण, क्या कारण है इनके? फर्स्ट यहाँ पे है कि धातु आयन को घेरे जलीय अणुओं की संख्या ज्ञात करना मुश्किल है।
या कितने जल के अणु हैं वो घेरे हुए हैं इस धातु आयन को, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। और सेकंड यहाँ जल की सांद्रता है वो बहुत ही उच्च 55.6 मोल पर लीटर होती है। जल की जो सांद्रता है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त अभिक्रिया में जल की सांद्रता में नगण्य परिवर्तन होता है, जिसे ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ पे जल की सांद्रता में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। धातु आयन से कितने जल के अणु जुड़े हुए हैं और यहाँ पे जल के अणु जो बढ़ रहे हैं माना कि, तो ये सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है वो बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है, क्योंकि जल की सांद्रता है वो बहुत ही हाई होती है। इसलिए यहाँ पे जल योजित धातु आयन के स्थान पर यहाँ पे सिर्फ धातु आयन का ही उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार से यहाँ धातु आयन और यहाँ लिगेंड अभिक्रिया करके धातु संकुल बनाते हैं। तो उपरोक्त जो अभिक्रिया है इसके लिए साम्य अवस्था जो स्थिरांक K है वो इस प्रकार से होगा, K बराबर यहाँ पे सांद्रता के रूप में यहाँ पे किसका है, संकुल आयन की है, ये धातु आयन संकुल आयन, हाँ उसकी यहाँ पे ये सांद्रता दे रखी है और डिवाइड बाय कर रखा है यहाँ पे मेटल आयन की सांद्रता और साथ में लिगेंड की सांद्रता। ये यहाँ साम्य अवस्था स्थिरांक K का मान ज्ञात किया जाता है इस प्रकार। और नेक्स्ट यहाँ K का मान है वो संकुल के स्थायित्व का माप होता है। यानी स्थायी संकुलों के लिए संकुल की सांद्रता, जो स्थायी संकुल होंगे उनके लिए संकुल की जो सांद्रता है का मान होगा वो उच्च होता है, तथा धातु आयन की सांद्रता है जो M तथा लिगेंडों की सांद्रता जो है L M का मान काफी कम होता है, अतः K का मान उच्च होगा। आप यहाँ K के जो फॉर्मूला जो था उसमें यहाँ ऊपर जो दे रखी थी सांद्रता दे रखी थी वो यहाँ पे संकुल की सांद्रता दे रखी थी, और नीचे यहाँ डिवाइड कर रखा था वो था धातु आयन की सांद्रता और लिगेंड की सांद्रता। और ऊपर जो दे रखी है संकुल की सांद्रता उसकी वैल्यू यदि अधिक है, और नीचे जो दे रखे हैं इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे धातु आयन की सांद्रता और लिगेंड की सांद्रता उसका वैल्यू बहुत कम है, तो इस स्थिति के अंदर K की वैल्यू आएगी वो बहुत ही अधिक आएगी, K का मान उच्च होगा और ऐसे संकुल यौगिक जो होंगे वो स्थायी होंगे। जहाँ K स्थायी तो स्थिरांक स्टेबिलिटी कांस्टेंट है और इसे या बीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या पे इसको सिंबल K को बीटा के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। K से संकुल के विरचन की सीमा का निर्धारण होता है, अतः इसे विरचन स्थिरांक फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। K को यहाँ पे विरचन स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। किसी संकुल का बीटा जितना अधिक होगा, यानी उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान है वो जितना अधिक होगा, उस यौगिक के बनने की संभावना उतनी अधिक होगी और वो यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। जैसे यहाँ दो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं और दोनों के अंदर साइनो लिगेंड है और धातु आयन है वो आयरन है, लेकिन पहले वाला जो है संकुल आयन उसके लिए यहाँ बीटा का मान है 10 की जो पावर है वो 37 दे रखी है, और जबकि सेकंड वाला जो है वो सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स आयन है उसकी यहाँ पे बीटा का मान जो दे रखा है वो 10 टू पावर 44 दे रखा है, 10 की घात 44 दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू बीटा का मान अधिक है इसका कम है। यानी उन दोनों में से बात करें तुलना करें तो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले की तुलना में अधिक स्थायी है। तो यहाँ पे जिस यौगिक के लिए यहाँ बीटा का मान यानी कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान अधिक है वो ज्यादा स्थायी होता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये बीटा का डेरिवेशन यहाँ पे किस प्रकार से होगा उसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।